शब्द नहीं आ रहे, सर्वप्रथम मैं शोधार्थियों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप शब्दों का संग्रह करें, और शब्द संग्रह करने के लिए आपको शब्दकोश के पास जाना होगा और शब्दकोश को आपको सर्च करना होगा। जब तक आप शब्दकोश को इंप्रूव नहीं करेंगे, शब्दकोशों में आप दक्ष नहीं होंगे, शब्द को की परिभाषा को आप नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप शोध नहीं कर सकते। बिना शब्दों के शोध नहीं होगा, या यूं कहूं शब्द बोध से ही शोध होगा। जब तक शब्दों का बोध नहीं होगा, शब्दों का परिज्ञान नहीं होगा, शब्दों की निर्माण की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होगा, तो आप शोध नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे शोध, मैं मानता हूं, लेकिन आप उस उच्च गुणवत्ता वाले शोध को आप प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं से आप नकल करेंगे, कॉपी करेंगे, जो गलत होगा। इसके लिए आपको शब्दकोशों को पढ़ना अनिवार्य होगा। हमारे डॉक्टर आशीष जैन इस पर व्याख्यान देंगे 3 दिन के बाद, कि आप किस प्रकार से वेबसाइट का यूज करके, वेबसाइट का उपयोग आप शोध के क्षेत्र में करें। डॉक्टर ऋषभ चंद्र जी फौजदार जी भी आपको बताएंगे पांडुलिपियों पर आपको शोध की दृष्टि क्या होना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक जैन जी भी आपको बताएंगे कि शोध की संभावनाएं कौन कौन सी हैं, फील्ड कौन कौन से हो सकते हैं। इस विषय पर परिचर्चा हमारे डॉक्टर अभिषेक जैन साहब करेंगे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको शब्द संग्रह करने के लिए सबसे प्रथम शब्दकोश आपके पास होना चाहिए। शब्दकोश ना हो तो आप प्रिंट मोड में ना हो तो आप क्या करें, उन शब्दकोशों के को ई लाइब्रेरी के माध्यम से आप उनको डाउनलोड करके आप उस पर ज्ञान करें। इसको विस्तार से हमारे डॉक्टर आशीष जैन बताएंगे, क्योंकि मैं उनके विषय को नहीं स्पर्श करना चाह रहा हूँ, क्योंकि विषय विशेषज्ञ हैं हमारे डॉक्टर आशीष जैन जी, तो मैं उनके विषय पर नहीं बोलूंगा। मुझे मुख्य समस्याओं पर चर्चा करनी, व्यवहारिक समस्याओं। अब शब्द संग्रह के साथ साथ आपको व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, प्राकृत हो, अंग्रेजी हो, पाली हो, अथवा और भी जो लैंग्वेज हमारी भारतीय भाषाएं हैं, वो भारतीय भाषाएं की जितनी भी व्याकरण है, उन व्याकरण शास्त्र के संबंधित व्याकरण शास्त्र को आपको पढ़ना अनिवार्य। तब आपके पास शब्द आएंगे। शब्द ऐसे जनरेट नहीं होते, शब्द की उत्पत्ति ऐसी नहीं होती है, आपको पढ़ना पड़ेगा शब्दकोश। तो सबसे प्रथम आप शब्दकोशों पर अपना कंसंट्रेशन करें कि शब्दकोश आपको कहां से मिलेंगे, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग होगा। इसके साथ साथ दूसरी समस्या आती है साहित्य संग्रह, कि आप जिस विषय पर काम करना चाह रहे हैं उस विषय का पर्याप्त। सर आपकी वॉइस म्यूट हो गई है। सर आवाज नहीं आ रही। आपको देखना होगा कि वह जो साहित्य का विषय है, उस साहित्य के विषय में आप किस प्रकार का कलेक्शन कर पा रहे हैं। मुख्य रूपतया हम ये देखें, या मुख्यतया ये देखें कि साहित्य, जैसे आप लिटरेचर को लेकर के पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान को लेकर के पढ़ रहे हैं, अथवा समाज शास्त्र पर आप कार्य कर रहे हैं, अथवा आप भूगोल में कार्य कर रहे हैं, विषय कोई भी हो, स्ट्रीम कोई भी हो, उसका पूर्व साहित्य और पर साहित्य जिस पर आप काम कर रहे हैं, दोनों प्रकार के साहित्य आपके पास उपलब्ध होना अनिवार्य है। और इसके लिए आपको पुस्तकालय में जाना होगा, जिसके माध्यम से आप साहित्य का संग्रह कर सकते। 2 पद्धतियां हैं, एक तो प्रत्यक्ष साहित्य और दूसरा है परोक्ष साहित्य। प्रत्यक्ष साहित्य में आपको घर की लाइब्रेरी बनाना पड़ेगी। परोक्ष साहित्य में आपको यूनिवर्सिटी है अथवा अन्य पुस्तकालय है, शैक्षणिक संस्थान के ग्रंथालय, उन ग्रंथालयों तक आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि प्यास आपको लगी है, कुएं के पास आपको जाना पड़ेगा। तो वो साहित्य का जो कुआं है, उस कुएं के घाट पर बैठना अनिवार्य है। जब तक आप उस घाट पर बैठ करके वहां की वायु का सेवन नहीं करेंगे,
वहां के वातावरण का सेवन नहीं करेंगे, तब तक आपको साहित्य का ज्ञान नहीं होगा। अब केवल साहित्य संग्रह से ही बात नहीं बनेगी, उसका अवलोकन, परीक्षण और अध्ययन, जिसको हम स्वाध्याय भी कहते हैं, ये अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण, अध्ययन साहित्य का, ये करना आपको अनिवार्य है। आप जब तक उस साहित्य के पेज को, पुस्तकों के पन्नों को नहीं पलटाएंगे, तब तक आपको अपने शोध की दृष्टि आप तक नहीं प्राप्त हो पाएगी। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसको हम पन्ना कहते हैं, और ऐसी वहां की मान्यता है, मान्यता क्या कहूँ, भौगोलिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि वहां पर खोदने पर हीरे मिलते हैं। और मैं शोधार्थियों से एक बात कहूंगा कि पन्ना जिले में हीरे नहीं मिलेंगे, तो जब बहुत प्रयास करोगे कभी एक आध मिल जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको आपके साहित्य के, लिटरेचर के प्रत्येक पन्ने पर हजारों हजारों हीरे भरे पड़े। जिनवाणी का एक एक पन्ना जो है, श्रुत का एक एक पन्ना जो है, उस एक एक पेज पर लाखों करोड़ों हीरे उसमें पिरो करके रख दिए हैं। केवल खोजक दृष्टि होना चाहिए। हमें कौन सा हीरा, कौन सा नग चाहिए है, वो आपके पास खोजक बुद्धि तब आएगी जब आप साहित्य का अध्ययन करें। अन्यथा वह अध्ययन आप जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपकी खोजक वृत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि खोजक बुद्धि तभी आती है जब आप उसमें खो जाते हैं। बिना खोए हुए, जब तक खोने से तात्पर्य है कि आप जब तक डूबते नहीं है ना, तब तक वह खोजक बुद्धि नहीं आएगी। और खोजक बुद्धि के लिए आपको साहित्य का अध्ययन करना अनिवार्य है। अब बात आती है लेखन की। आप जब आपके पास में शब्द संग्रह अच्छा होगा, साहित्य का संग्रह अच्छा होगा, साहित्य का अध्ययन आपका अच्छा हो जाएगा, लिटरेचर का, तो निश्चित है अब तो शब्द निकलेंगे और लिखेंगे पेज पर, तो आप जो लिखना चाहेंगे आप लिखने में दक्ष हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे। इसलिए मैं जिन बातों को व्यवहार, परिसीमाएं, सबसे पहले हम जो शोध की परियोजना है, परिसीमाएं है, उस पर हम लेखन करेंगे कि मैं अपने शोध कार्य का क्षेत्र मध्य प्रदेश में इन राइटर्स पर, इन कवियों पर अथवा इस विधि पर मैं कार्य कर रहा हूँ। मेरे शोध का विषय ये है, मेरे शोध में इतने अध्याय होंगे। शोध प्रबंध में पहला अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय और उपसंहार, इस क्रम से आपको शोध का परिसीमांकन करना है। फिर प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम, आप जो शोध कर लेंगे उस शोध से समाज को क्या तत्वबोध उत्पन्न होगा, समाज को क्या लाभ होगा, ये सारी चीजें आपको डिफाइन करनी है। उस समाज, साहित्य, संस्कृति के विकास में, देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में और हमारी संस्कृति को संबुद्ध, संपुष्ट करने के लिए आपके शोध का क्या क्या फाइंडिंग हो। फिर बात आती है परिशिष्ट। परिशिष्ट में क्या है? संदर्भ ग्रंथ सूची, रेफरेंस बुक। फिर आती है शोध पत्रिकाओं की सूची, अन्य सहायक ग्रंथों की सूची, पारिभाषिक शब्दावली, शोध के अनुरूप विशिष्ट चित्रावली। ये सब आपके 8वें नंबर पे बिंदु पर रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इस चीज को जाना, समझा कि मुख्य रूप से शोध की बात करें तो शोध की प्रक्रिया समझी, शोध की परियोजना जानी, और हमने देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, परम ऋषि, राजर्षि आदि के इस विभाजन को हमने जाना। और शोध को रिसर्च, जो रिसर्च है, रिसर्च जो ऋषिचर्या से बना है, और शोध के अन्य अर्थ हैं शुद्धिकरण, गवेषणा, समीक्षण और पुनः परीक्षण, पुनः अन्वेषण, पुनः समीक्षण, पुनः गवेषण। इस प्रकार से हमने जाना। आगे मैं डॉक्टर आशीष जैन साहब से निवेदन करूंगा कि आगे की प्रक्रिया आप संपन्न करें। डॉक्टर आशीष जी जैन।
डॉक्टर आशीष जी जैन, आगे की प्रक्रिया आगे आप संपन्न करें। अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए, अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। आगे की आवाज आ रही है? हाँ जी, चल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब डॉक्टर आशीष जैन जी साहब, आपने इतना बढ़िया सरल रूप से, सरल भाषा में इतना बहुत बढ़िया व्याख्यान प्रस्तुत किया। हम तीनों विभाग के विभाग अध्यक्षों की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके साथ ही हम आज के हमारे सत्र की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ प्रोफेसर, हम सभी के मार्गदर्शक, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से एवं अपने कृतित्व से हम सभी को परिचय कराया है, ऐसे हमारे गुरुजी, हमारे विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर ऋषभ चंद्र जी जैन फौजदार वैशाली, आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप आकर के और अपना अध्यक्ष के वक्तव्य प्रदान करें। आदरणीय प्रोफेसर ऋषभ चंद्र जी जैन फौजदार। सभी श्रोताजनों को मेरी वंदना। आज हमारे डॉक्टर आशीष जी ने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने बताया कि शोध के लिए, आवाज आ रही है? शोध के लिए, जी सर, गुरुजी आवाज। हाँ, शोध के लिए हमें क्या क्या कार्य करने होते हैं, शोध क्या होता है, कैसे होता है और उसका उपयोग क्या है। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बहुत व्यावहारिक बातें हमें बताई हैं। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, यहाँ तक कि यदि हमको खाना खाना हो या खाना बनाना हो, तो हम अगर खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हम उसकी तैयारी करते हैं। पहले हाथ धोते हैं, मुख साफ करते हैं, और कहीं कहीं पैरों को भी धोने की परंपरा है, जबकि पैरों से खाना खाया नहीं जाता, फिर भी शुद्धि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो हमें शोध के लिए भी ऐसे बहुत से काम करने होते हैं, और शोध का जो क्षेत्र होता है वास्तव में बहुत व्यापक है। शोध का क्षेत्र, हम लोग जिस शोध की बात करते हैं, हम लोग कला और संस्कृति वाले हैं, जिसका संबंध मूलतः साहित्य से होता है। तो हम साहित्यिक शोध की बात करते हैं, भाषाई शोध की बात करते हैं, उसमें हम लोग रचे पचे हैं, प्राय उसी की चर्चा करते हैं। वैसे शोध के लिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पूरा अंतरिक्ष पूरा बाकी है, बहुत से शोध हुए हैं उसमें, और अभी बहुत सा क्षेत्र हमारा बाकी है। फिर हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य की जरूरत की चीजों को ही शोध के आयामों में लाते हैं। अब शोध के शीर्षक, हमारा शोध का क्षेत्र भले ही केवल साहित्य से संबंधित हो, भाषा से संबंधित, लेकिन हमारे और जो मित्र लोग हैं, साथी लोग हैं, सब अलग अलग क्षेत्र में अपने अलग अलग क्षेत्र को या अलग अलग विषय को अपने शोध का अंग बनाते हैं। मैं यहाँ विशेष रूप से साहित्यिक शोध की चर्चा आज हुई, उसी के विषय में मैं भी कुछ कहूँगा कि हमारे शोध में हमारी एक ये दृष्टि अवश्य होनी चाहिए कि हमारे शोध का उपयोग क्या होगा। अभी विगत वर्षों में बहुत से शोध ऐसे होते जा रहे हैं, शोधार्थी शोध करते जा रहे हैं, बहुत सी किताबें लिखी जा रही हैं, छपती जा रही है। साहित्य का भंडार
समृद्ध होता जा रहा है, लेकिन हमें कहीं कहीं ये समझने में बड़ी कठिनाई होती है कि जैसे कोई पुस्तक सामने आई तो उस पुस्तक के सामने आने का उद्देश्य क्या है, या उससे समाज को या साहित्य के जानने व्यवहारिक बातों को बता रहा हूँ कि प्रत्येक शोधार्थी के लिए अनिवार्य तत्व हैं और आपको इनको ध्यान पूर्वक इनको फॉलो अप करना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर भी इसमें जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी एक आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग भी इन बिंदुओं पर विचार करें और इन बिंदुओं के आधार पर आप आगे बढ़ें। और आप अपने शोधार्थियों के लिए भी, क्योंकि आप सभी अनुभवी हैं, आप अपने शोधार्थियों के लिए भी इसकी ओर बढ़ाने का प्रयास करें। अब बात आती है लिखने की। जब शब्द अच्छे होते हैं, साहित्य अच्छा होता है, तो व्यक्ति लिख सकता है, निश्चित ही लिखेगा और अच्छा आएगा, लिखा उसका परिणाम अच्छा होगा। अब हम बात करें तत्व परीक्षण की। जब आप लिख लें, जितने शोधार्थी लिखें वो अपने गाइड के लिए, को गाइड के लिए, निर्देशक सह निर्देशक के लिए उस लिखे हुए मैटर का परीक्षण कराने के लिए पहुंचाएं। आपकी सारी समस्याएं हल होती चली जाएंगी। जब तक आप उसका परीक्षण नहीं करेंगे, तब तक नहीं कराएंगे, तब तक आपका लिखा हुआ, जो आपने लिखा है, वह प्रामाणिकता की ओर तो नहीं हो सकता। हो सकता है आपने लिखा है प्रमाणित हो, लेकिन जब तक आपका गाइड उसको लिखने के लिए परमिट ना करे, तब तक आप आगे उसमें ना लिखें। बात आती है प्रस्तुतिकरण की। आप उसको प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, लिख पाते। कई लोग ऐसे होते हैं जो लिख पाते हैं, प्रेजेंट नहीं कर पाते। लेकिन एक शोधार्थी के पास प्रेजेंटेशन पावर अच्छा होना चाहिए। जब तक आप किसी वस्तु को, विषय को, पदार्थ को, ज्ञान को आप अच्छी प्रस्तुतिकरण में नहीं लाएंगे, तब तक आपके ज्ञान का लाभ ना तो समाज को मिलेगा, ना ही राष्ट्र को मिलेगा, और ना ही शोधार्थियों के लिए पाएगा। कई चीजें लिखी पड़ी हैं। आज वर्तमान में हम देखते हैं इतना सारा इतिहास भारत में कई ग्रंथों पर काम हुआ है और कई अभी अप्रकाशित है। तो शोधार्थियों का दायित्व है, जो आचार्य लिख करके चले गए हैं, उन आचार्यों का, या यूं कहूं उन शोधार्थियों ने, जो पूर्व के शोधार्थी थे, उनका साहित्य प्रकाश में नहीं आ पाया, तो हमारा शोधार्थी होने के नाते दायित्व है कि हम उसको प्रकाश में लाएं और उसका हम प्रकाशन करें, करवाएं। शोध की यात्रा ऐसी नहीं है कि हमने पीएचडी कर ली तो हमारी शोध की यात्रा समाप्त हो गई। शोध की यात्रा मरण काल तक चलनी चाहिए। ये मूलभूत तत्व है शोधार्थी का। कई लोग तो ऐसे हैं जो अभी वृद्धावस्था में भी शोध के कार्य को कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करें संयोजन की। अब जो आपने लिखा है, परीक्षण करवाया है, उसकी संयोजना हम कैसे करें? तो उसकी परियोजना के लिए हमारे लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब परियोजना की संकल्पना किस प्रकार से होगी, ये भी हमें देखना है कि हम जिस कार्य पर शोध कर रहे हैं, उस शोध के लिए क्या प्रारूप होना चाहिए। इसके विषय में आगे चर्चा करूंगा इस बिंदु पर। अब बात आती है संबद्ध साहित्य की। आपके विषय से संबद्ध साहित्य भी होना अनिवार्य है। सारा साहित्य का ज्ञान है, लेकिन आप जिस विषय पर आप काम करना चाह रहे हैं, उस विषय से संबद्ध साहित्य, जुड़े हुए साहित्य को हमें पढ़ना अनिवार्य है। उसको कलेक्ट करना हमारा प्रथम धर्म है, प्रथम कर्तव्य है शोधार्थी का। तो मेरा आप सबसे ही कहना ये है कि आप अपने संबद्ध साहित्य को इकट्ठा करना प्रारंभ करें। उससे आपके शोध में गति आएगी और समस्याओं का समाधान होगा। अब हम बात करें पुस्तकालय की। तो पुस्तकालय की भूमिका शोध में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुस्तक और पुस्तकालय, ग्रंथ और ग्रंथालय, ये सब एकार्थवाची ही शब्द है। इन पर हमें विचार करना है। तो पुस्तकालय
में हम किस प्रकार जाएं, कौन सा साहित्य, कौन सी पुस्तक को हम देखें, ये ज्ञान शोधार्थी के पास होना चाहिए। क्योंकि पुस्तकालय में हम जाएंगे, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपको कपड़े खरीदना होते हैं, तो आप बहुत सारी वेराइटीज को देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार में पसंद कर लेते, कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें 10 बार भी वही सामान 10 तरीके से दिखाया जाएगा तब भी उसको पसंद ना कर पाए, और अंत तो गत्वा वही पसंद करें जो उन्हें पहले उस पर देखा था। तो इस प्रकार से हमारे लिए वेराइटीज को भी देखना है, क्वालिटी को भी देखना है, और क्वांटिटी को भी देखना है, और आपकी रिलेटिविटी को भी देखना है कि आप किस साहित्य को रिलेटेड करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये मुख्य रूप से है, और जब तक आप इसको नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक वह कार्य आप संपादित नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी बात मैं कहूं कि अब शोध करने के लिए हम सबको शोध संस्थानों की महती आवश्यकता पड़ती है। अब आपको ये चीज देखना है, आपकी समस्याओं का समाधान मैं बता रहा हूं कि आप क्या करें। अब आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड शोध संस्थानों की एक लिस्ट बनाएं, कहाँ कहाँ से हमारे विषय में शोध होता है, कहाँ कहाँ संस्थान है, कौन कौन से विश्वविद्यालय आपके विषय से संबंधित शोध करा रहे हैं, और किस किस विश्वविद्यालय में किन किन विषयों पर शोध हो चुका है। ये आपके विषय चयन की समस्या को समाप्त करेंगे, जो व्यवहारिक समस्या है। शोध पत्र और शोध पत्रिकाएं, आप अपने विषय से संबंधित शोध पत्रों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दें। कई शोधार्थियों ने किया भी है, कर भी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। अब कई लोगों ने तो यहाँ सिनॉप्सिस भी लोगों की जमा हो गई है और यहाँ पहुंच चुकी है। काफी अच्छा वर्क किया, आपके जो भी निर्देशक हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, और उसके साथ साथ जो शोधार्थी हैं उनका परिश्रम तो निश्चित दिख रहा है कि उन्होंने परिश्रम किया है। अब हम बात करें शोध पत्रों की। आप शोध पत्र जितने अच्छे से पढ़ेंगे, आपके लेखन कला का विकास होगा, आपकी शोध बुद्धि का विकास होगा। ये आपको अनिवार्यतया आपके विषय से संबंधित शोध पत्रों और शोध पत्रिकाओं का अध्ययन आपको करना अनिवार्य है। जानने वालों को, साहित्य के अध्येताओं को, साहित्य पर कार्य करने वालों को या साहित्य की समझ बढ़ाने वाले को उसका क्या उपयोग है। तो इस दृष्टि से हम सभी शोधार्थियों को अपने शोध के विषय में, अपने शीर्षक के विषय में ये विचार अवश्य करना चाहिए कि हम जिस विषय पर शोध करेंगे वो समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, और हम समाज के लिए, विद्वानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो उपयोगी बनाते हैं वो शोध ही वास्तव में कार्यकारी होता है। आजकल ये समस्या बढ़ती जा रही है, और एक बात ये भी है कि जब हम शोध करना शुरू करते हैं तो उस समय हमें कुछ पता नहीं होता है। जैसे जैसे हम अपने अध्ययन को विस्तारित करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, तब हमें कुछ कुछ समझ में आता है, पूरा नहीं। जैसे मोटे तौर पर आप लोगों ने भी सुना होगा और देखा होगा, घर में करते भी होंगे, कि जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे की जब आप सफाई करते हैं ना, तो एक बार सफाई करते हैं तो कुछ बड़ा बड़ा कचरा निकल जाता है, फिर जब आप दूसरे बार सफाई करते हैं तो फिर भी कुछ निकलता है, और यदि आप उसी कमरे की 10 बार लगातार सफाई करेंगे तो आपको 10वें बार कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहेगा। तो ऐसे ही हमारी जो शोध की प्रक्रिया है, शोध की प्रविधि है, कि हम उसमें वर्णनात्मक लें, विश्लेषणात्मक लें, समीक्षात्मक लें, साहित्य अवलोकन करके उसकी आलोचना करें, उसकी आलोचना करें, और उसको पहले वो कितना उपयोगी था, आज वो कितना उपयोगी हो रहा है, और हम उस चिंतन को
उस साहित्य में या उस पुस्तक में या उस हमारे शीर्षक से संबंधित विषय वस्तु में कितनी चीजें भरी पड़ी हैं जिनको हम समाज के लिए, मनुष्य के लिए और उपयोगी बना सकते हैं। आपको ये मालूम है कि मनुष्य की स्थिति पहले क्या थी? वो कुछ नहीं जानता था, जंगल में रहता था, और आज देखिए कि उसी मनुष्य ने कंप्यूटर तक बना लिया और उस कंप्यूटर को भी अपने शोध के लिए उपयोगी बना लिया। हम उसके किस किस तरह से उपयोग कर लेते, और जो साधन सामग्रियां हमें प्राप्त होते हैं उनको हम कैसे उपयोगी बना लेते हैं। आप लेखनी की ही बात करें तो पहले हमारे पास लेखनी के लिए क्या होता था कि एक जो है कलम होती थी, उसको हम छीलते थे, छील करके लिखने लायक बनाते थे, और स्याही एक बर्तन में रख करके उसमें डाल करके फिर कलम को डाल के फिर थोड़ा 2 अक्षर 2 शब्द 4 शब्द लिखते थे, फिर उसको इंक लगाते थे। इस तरह से करते थे, और हमारी शोध ने ही, हमारे शोध की प्रक्रिया ने ही हमारे शोध को यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज आप कलम के अगर प्रकारों की बात करेंगे तो कितने कलम के प्रकार हो जाएंगे ये आप ही समझ सकते हैं। आपने एक एक कंपनी की 50-50 तरह की कलमें देखी होंगी। आज हम आपके लिए उपयोग को सामग्री है। पहले क्या होता था कि हमारे पास छपाई के साधन नहीं थे, हमारा विकास नहीं हुआ था। तब क्या होता था कि हम हाथ से ही पुस्तक को लिखते थे। जो लेखक ज्ञानी लोग होते थे वो अपने विचार को लिख दिया करते थे, और उस विचार की फिर प्रतिलिपियां करा करके लोगों तक पहुंचाया जाता था। आज हमारे इस मामले में भी हम पीछे नहीं रहे। तो आज हमारे शोध का उद्देश्य क्या, कहाँ पहुंच गया है कि हमारा शोध किस तरह से उपयोगी बनाया जाना चाहिए कि हम कोई कहानी सुनाते हैं 10 बच्चों को या 10 शोधार्थियों को हम कहानी सुनाते हैं, और उसके बाद हम 10 शोधार्थियों का अध्ययन करें कि उस कहानी का उन लोगों पर क्या प्रभाव हुआ। अब जब हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे, जब उससे व्यक्तिगत रूप से हम 10 से पूछेंगे तो सबके विचार हमें अलग अलग दिखाई देंगे। तो इसका मतलब है कि उस कहानी में 10 लोगों को अलग अलग शिक्षा देने की क्षमता है। तो हम जो शोध के लिए अपना शीर्षक चुनते हैं तो हमारे शीर्षक चुनने के बाद और हमारे कार्य को ये होना चाहिए कि वो समाजोपयोगी, सर्वजनोपयोगी कैसे बने, कैसे हो, कैसे लोग उसका उपयोग कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, आजकल जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी शोध में इस विशेष बात पर ध्यान दे रहा है कि हमें योजना बनाते समय ही ये लिखना पड़ता है, उसमें ये दर्शाना पड़ता है कि हम जिस टॉपिक को या जिस शीर्षक को या जिस पुस्तक को शोध के लिए ले रहे हैं, हमारा शोध प्रबंध बनने के बाद, शोध प्रबंध लिखे जाने के बाद, छपने के बाद, बनने के बाद, उपाधि मिलने के बाद, वो शोध प्रबंध या उसमें जो निहित हमारा ज्ञान है या विषय सामग्री है वो किस तरह से समाज के लिए, शिक्षकों के लिए और सामान्य जनों के लिए उपयोगी हो सकती है, पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो सकती है। क्योंकि बीच में बहुत सी ऐसी समस्याएं आई कि लोगों ने शोध तो कर लिया, उनको ये पता नहीं था, शोध प्रबंध लिखे गए लेकिन उसके निष्कर्ष कुछ भी सामने नहीं आते थे। इस कारण से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह अनिवार्य शर्त रखनी पड़ी कि देखो भाई, आप शोध करो और जो गुरुजी हैं वो शोध कराएं, विश्वविद्यालय हैं वो शोध कराएं, लेकिन उसका आउटपुट हमें समझ में आना चाहिए, हमारे समाज को उसकी उपयोगिता का लाभ मिलना चाहिए, तो उस ज्ञान का लाभ मिलना चाहिए। मैं अधिक नहीं कहना चाहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोग ऐसा विषय चुने जो समाज के लिए उपयोगी हो सके और उसमें अधिक से अधिक अध्ययन करने की प्रवृत्ति बढ़ाएं। हम जितना जानेंगे उतना अच्छा विचार कर पाएंगे,
और जितना अच्छा विचार कर पाएंगे उतनी अच्छी सामग्री हम समाज तक, शिक्षकों तक और पूरी मानवता के लिए दे पाएंगे, समर्पित कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि मुझे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। मैंने आज कुछ बिंदु आपके सामने रखे, आपको अच्छे लग सकते हैं। जिनको जल्दी शोध करना होगा या गति गति के साथ करना होगा, जल्दी तो आपकी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब मुख्य बात आती है गुरु सन्निधि की। आप आपके जो गाइड हैं, आपके जो शोध निर्देशक हैं, परियोजना निर्देशक हैं, उन निर्देशक के सम्मान में और उन निर्देशक के संपर्क में आप सतत रहें, ताकि आपकी समस्याओं का, व्यवहारिक और सैद्धांतिक समस्याओं का निराकरण हो सके। यही है मुख्य प्रक्रिया शोध की। अब हम बात करें डाटा कलेक्शन की कि आप डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे। ये मुख्य तथ्य है जिस तथ्य पर आपको सोचना है, समझना है। ये सबसे बड़ी समस्या है डाटा कलेक्शन, क्योंकि कई लोगों का फोन आता है कि सर हम डेटा कहाँ से कलेक्ट करें, हम विषय कैसे चयन करें। क्योंकि व्यवहारिक समस्याएं जो हैं, सबसे बड़ी समस्या आती है विषय के चयन की। अब विषय का चयन हो गया तो विषय के लेखन की समस्या सामने खड़ी होती है। अब विषय का लेखन हो गया तो विषय के परीक्षण की समस्या है। एक शोधार्थी ने तो कह भी दिया, सर शोध स्वयं अपने आप में समस्या है। क्या है शोध? तो मैंने कहा हाँ भाई, शोध स्वयं समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान तो उसी के पास है। जो जिसको तुम समस्या कह रहे हो वही समस्या तुम्हें समाधान देगी, ये तय है। जैसे ताला अगर है, जिस नंबर का जो ताला लगा हुआ है उसमें उसी नंबर की चाबी लगेगी कि दूसरी चाबी से ताला खुलेगा? भाई चाबी तो वही है। इसलिए हमारा समस्त शोधार्थियों से कहना ये, आप समस्या मान रहे हैं भाई, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए तो हम शोध कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा कि विषय चयन हो गया। अब बात आती है डाटा कलेक्शन की, जिसको हम तथ्य संकलन भी कहते हैं। उसके स्रोत क्या है, इस विषय को हमें समझना है कि आप कहाँ से इनके शोध को आप कार्य कर पाएंगे। तो देखो, डाटा कलेक्शन के दो स्रोत होते हैं मुख्य रूप से, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है ना। तो प्राथमिक स्रोतों की अगर हम बात करें, उसके भी दो भेद हैं, एक प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत और अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन दो प्रकार के शोधों में, शोध की उसमें हम अगर देखें तो जो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष हैं, स्रोत हैं, उनमें आता है सबसे पहला अवलोकन। और उस अवलोकन को लेकर के आपको चलना होता है, जैसे कि ग्रंथ का अवलोकन। फिर साक्षात्कार आता है। साक्षात्कार के माध्यम से हम प्रत्यक्ष किसी का साक्षात्कार ले सकते हैं, जैसे आप अभी इस लेक्चर को सुन रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, ये साक्षात्कार। फिर बात आती है अनुसूची की। एक अनुसूची तैयार करके भी हम प्राथमिक स्रोतों को कलेक्ट कर सकते हैं पत्राचार के माध्यम से। फिर आती है बात सम्मेलन की, सेमिनार्स की, संगोष्ठियों की, कार्यशालाओं की। ये प्राथमिक या प्रत्यक्ष स्रोत है। फिर अप्रत्यक्ष स्रोतों में हम कहें तो एक PRA होता है, सहभागी आकलन। इसमें प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन सीरीज होती है, मौखिक भी होता है, संवाददाता जो हम टीवी पे, टेलीविजन पे देखते हैं, या प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत है। संवाददाता के माध्यम से पता चलता है कि आज भारत में कोरोना की रेटिंग क्या रही, ये संवाददाता बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में बात आती है रेडियो, टेलीफोन और पैनल डिस्कशन और चैनल डिस्कशन, ये अप्रत्यक्ष है। द्वितीयक स्रोत की बात करें तो द्वितीयक स्रोत में अगर हम देखें, द्वितीयक स्रोत में बात आती है आत्मकथा, व्यक्तिगत
प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख में, प्रलेख से मतलब समझ रहे हैं आप, जो आप व्यक्तिगत अपना डेटा तैयार करते हैं, व्यक्तिगत प्रलेख है। तो आत्मकथाएं, डायरियां, पत्र, संस्मरण, अगर आप ये लिख रहे हैं कि व्यक्तिगत प्रलेख है। हम देखते हैं कि किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने कई हमारी पद्धति में ऐसे आचार्य होंगे या ऐसे राइटर्स होंगे जिन्होंने कभी अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं से किसी के लिए पत्र लिखा, किसी के लिए संस्मरण सुना दिए। तो उन संस्मरणों के माध्यम से हमारे लिए काफी सारा डेटा मिल जाता है। इनमें आत्मकथाएं हैं, डायरियां हैं, संस्मरण है। सार्वजनिक प्रलेखों की अगर हम बात करें तो प्रकाशित प्रलेख हैं, अप्रकाशित हैं, शासकीय, अशासकीय, अर्धशासकीय, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रलेख। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य रूप से शोध के प्रबंध में, शोध प्रबंध में शीर्षक कौन कौन से होना चाहिए और किस प्रकार से हम सिनॉप्सिस को बनाएं। इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले शोध प्रबंध का शीर्षक होता है और शोध प्रबंध के शीर्षक के बाद में हम प्रस्तावना लिखते हैं। ये बिंदु हो सकता है आप लोग नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल 4 बजे तक का समय है, 3:30 बजने वाले हैं। इसके बाद हमारे इसका कार्यक्रम का समापन होगा सत्र का। तो हमारे अभी अध्यक्ष हैं जो सम्मानीय प्रोफेसर ऋषभ चंद्र जी फौजदार जी, इसके बाद आप उनको भी सुनेंगे। तो मैं इस विषय को अभी 5 मिनट में समाप्त करने वाला हूं, तो आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लें कि शोध प्रबंध का शीर्षक, आपने जो विषय चुना है, चयन किया है, उसका शीर्षक होना चाहिए। फिर बात आती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या करते हैं, विषय से संबंधित मूल स्रोत, उसका उद्भव, विकास, उसकी यात्रा, ये हमें देना होती है। जिन लोगों ने तैयार कर ली वो बहुत अच्छी बात, ना की हो इस क्रम से तैयार कर सकते हैं, सुन करके। फिर बात आती है उद्देश्य और महत्व की। प्रस्तावित शोध से संबंधित विषय का उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, और विषय चयन का मूल उद्देश्य क्या रहा, उसका कारण और शोध की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये दूसरे बिंदु में होता है। पूर्व शोध कार्य का सर्वेक्षण। प्रस्तावित शोध शीर्षक से संबंधित विषय पर पूर्व में संपन्न हुए शोध कार्यों की सूची प्रस्तुत करना तथा उनकी समीक्षा करना। ये मुख्य रूप से है कि आपके निजी शोध पे, आप जो जिस विषय पे आप शोध कर रहे हैं उस विषय पर क्या इसके पूर्व में कोई शोध हुए हैं, वो सूची आपके पास होना चाहिए। नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं है, आप कर रहे हैं, आपके बाद कोई आएगा वो लिखेगा कि फला फला डॉक्टर साहब ने पुरातत्व पे काम किया, भाषा पे काम किया, डॉक्टर भदौरिया जी ने भी काम किया अंग्रेजी में। तो ये सब सारी चीजें उसमें आएंगी। प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। जल्दी लेखक बनना होगा उनके लिए विचार थोड़े से अटपटे लग सकते हैं, ये तो गुरुजी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। वास्तविकता ये है कि जब तक हम अपने चिंतन को, अपने विचारों को व्यवस्थित नहीं करेंगे, और वो बिना अध्ययन के व्यवस्थित नहीं हो सकते हैं। हम ये जानते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। और दूसरा वो भी आप जानते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। वो और आगे का क्या है, तेसाम अधिको विशेषा, ऐसा करके है, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं इतना इसलिए मैंने कोट किया कि जब तक हम विद्या का अध्ययन नहीं करेंगे, हम विद्या का जब अध्ययन कर लेंगे तभी हम शोध को गति दे पाएंगे, और हमारा शोध भी तभी उपयोगी हो पाएगा। यदि हमारा अध्ययन आधा अधूरा रहेगा, अपरिपक्व रहेगा, तो हमारा जो दूसरों को देने वाला ज्ञान है वो भी उसी तरह का रह सकता है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सबसे पहली शर्त है कि हम अधिक से अधिक अध्ययन करें, गुरुजनों का उपयोग करें, विश्वविद्यालयों का उपयोग करें। और आजकल तो हमारे पास जो इंटरनेट से संबंधित सामग्री है, यूट्यूब पर आते हैं,
बहुत सी संगोष्ठियां होती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। हमें बहुत से ऑडियो वीडियो मिल जाते हैं, उनसे भी हम सुने, देखें, पढ़ें। और उसके साथ जब हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तब हमारे अंदर विचार करने की क्षमता जागती है। जब तक हम पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जैसे भोजन करते हैं ना, तो भोजन हम करते जाएं, पचने और पचाने की गुंजाइश ना रखें तो वो भोजन पचेगा नहीं, और हमें उससे जो लाभ होने वाला था उसकी जगह हमें नुकसान ही होता जाएगा। तो इसी तरह से ज्ञान का भी अजीर्ण होने लगता है लोगों को। तो हम सबको ज्ञान का अजीर्ण ना हो, हम जितना पढ़ें उस पर सोचें, विचार करें, और विचार करने के बाद लेखन करें, तो निस्संदेह हमारा लेखन अच्छा होगा और सबके लिए उपयोगी होगा। तो इतना ही कह करके मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। और सबने सुना, हमारे डॉक्टर आशीष जैन शिक्षाचार्य ने बहुत ही मनोभाव से विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारे सभी जो अध्यापक वर्ग के लोग जुड़े हैं, मैं भी बहुत गौर से सुन रहा था। उन्होंने बहुत से अपने विचारों में कई नए विचार व्यक्त किए हैं शब्दों के साथ। तो शब्दों का जो खेल होता है, वास्तव में शब्दों का खेल वही कर सकता है, या वही खेल सकता है, या वही लोगों को खिला सकता है जो शब्दों के अर्थ के बारे में विचार करें। एक एक हमारे यहाँ सर्वार्थ सिद्धि आचार्य पूज्यपाद जी ने लिखी है। उन्होंने लिखा है, शब्दानाम अनेकार्थो वाच्याः, कि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। तो हम जितने अर्थ जानते हैं, और जब हम पहले एक अर्थ जानते हैं तो हम उसी में बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत अभिमान भी करते हैं कि हमें बहुत ज्ञान हो गया। लेकिन जैसे जैसे हमारा ज्ञान आगे की ओर बढ़ता है, हमें अनुभव होने लग जाता है कि हमारा ज्ञान बहुत ही कमजोर है, बहुत ही अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान ही होता है और सर्वज्ञ सर्वदर्शी को होता है। हमारा ज्ञान इंद्रियों की सीमाओं से और हमारी परिस्थिति जन्य सीमाओं, द्रव्य क्षेत्र, गाल भाव आदि से जुड़ा हुआ, सीमाओं में बंधा हुआ रहता है। इसलिए हमें ज्ञान का अभिमान कदापि नहीं करना चाहिए, और अपने विचारों को अच्छा बनाने के लिए दूसरे के विचारों का आदर करना सीखना चाहिए। यदि हम विद्वानों के विचारों का, आचार्यों के विचारों का आदर करना सीख गए तो निस्संदेह हम आगे बढ़ने में हमें कोई नहीं रोक सकता। या ये कहें कि हमें विद्वान बनाने में या विद्वान की श्रेणी में ले जाने में, आने में कोई नहीं रोक सकता। और यदि हमारे अंदर गंभीर, आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के ज्ञान मद की घटनाएं देखी जाती हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोग तो यहाँ तक चैलेंज कर देते हैं कि जिसमें हिम्मत हो वो शास्त्रार्थ करने के लिए हमारे सामने आ जाए। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं अभी इस लायक नहीं हुआ हूँ कि किसी से शास्त्रार्थ कर सकूं। अभी मैं सीख रहा हूँ। हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनमें भी अधिकांश मुझे लगता है कि सभी सीख रहे हैं, और हम जब तक सीखने की प्रवृत्ति रखेंगे तब तक हम सीखेंगे। और जिस दिन हमारे अंदर ये ज्ञान जागृत हो जाएगा कि हम तो बहुत बड़े विद्वान हो गए, उस दिन से हमारे सीखने पर विराम लग जाएगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप सब सीखने वाले हैं, निरंतर सीखने में लगे रहें तो आपका शोध अच्छा होगा, और जो शोध कराने वाले लोग हैं वो भी अच्छे से अच्छा शोध करा सकेंगे। सभी को पुनः पुनः सभी की वंदना करता हूँ। सबको शुभकामनाएं, साधुवाद और आशीर्वाद भी प्रदान करता हूँ कि सभी ने हमें सुना। कहीं अनर्गल हो गया हो तो आप लोग मुझे भी क्षमा प्रदान कर देंगे, क्योंकि क्षमा में बहुत शक्ति होती है। अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे तीनों विभाग के विभागाध्यक्षों को भी, दोनों आशीष और डॉक्टर अभिषेक, तीनों विभागाध्यक्षों को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने ऐसे आयोजन किए और मुझे भी उसमें शामिल रखा। इसके लिए पुनः पुनः साधुवाद। सबने सुना, इसलिए सबको भी साधुवाद। अब डॉक्टर आशीष जी अपना आगे की कार्रवाई करें। डॉक्टर आशीष जैन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर डॉक्टर प्रोफेसर श्री ऋषभ चंद्र जी जैन फौजदार साहब। आपने हम सभी को अपनी मंगलमय वाणी से कृतार्थ किया। आपने हम सभी युवाओं को अपने अनुभव से लाभान्वित किया। आपका अनुभव तो बहुत